Good morning student. Today is class 10 and chapter first आपका पावर शेयरिंग है क्लास 10 का ये। और ये पावर शेयरिंग का पहला चैप्टर का आपका है जो इसमें टॉपिक आया। हम क्या पढ़ेंगे? एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। तो एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में इसके पहले हमने पढ़ा था आपका मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। तो मेजोरिटी की उसमें क्या देखा था हमने कि जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या थी वहां के लोगों की, जो मेजोरिटी में लोग थे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया। लेकिन जबकि यहाँ पे देखें इन्होंने, लेकिन आपका बेल्जियम में हम दूसरी तरफ से देखें, दूसरी तरीके से देखेंगे कि जो बेल्जियम लीडर्स थे उन्होंने क्या किया? बेल्जियम लीडर्स अडॉप्ट डिफरेंट पाथ। तो जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने दूसरे रास्ता को अपनाया। वो रास्ता क्या था? उसने देखा कि दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी इन देयर कंट्री। तो उनके जो कंट्री में रीजनल डिफरेंसेस थे और जो लैंग्वेज डिफरेंसेस थे उसको उन्होंने सबको क्या क्या एकोमोडेट किया, मतलब कि अपनाया। और रिकॉग्नाइज मतलब कि क्या किया? उसको डाइवर्सिटी को पहचाना और समझा जाना उसको। तो उसके बाद मतलब कि पहचान करते हुए, उसको देखते हुए सभी डाइवर्सिटीज को, सभी जो लैंग्वेज थे और रीजनल और आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस थे, तो उसमें हमने देखा कि बिटवीन द जो आपका देखिए बिटवीन द 1917 से 1790 के बीच उन्होंने क्या किया? जो उन्होंने पहले देखा कि उनके कंट्री में बहुत सारे डाइवर्सिटीज हैं, जिसके कारण क्या होगा? काफी सारे मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो सभी को देखते हुए उन्होंने सबके हित में सोचते हुए सभी मतलब कि रीजनल लोगों के लिए एंड आपके जो लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज पीपुल था, डिफरेंट डाइवर्सिटी था, सबको लेकर चलना था उनको। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार क्या किया? उसमें सुधार किया, अमेंडमेंट किया टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी को, मतलब कि सभी के लिए क्या हो? सभी के लिए इक्वल राइट मिले, सभी को इक्वल, मतलब किसी को मतलब क्या मिले? कम डिफिशियंसी ना, कमी ना हो, किसी प्रकार की कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। उसके बाद आगे देखते हैं हम क्या कि तो उन्होंने क्या किया? 4 बार अपने इस दौरान 1970 से लेकर 1993 तक लगभग उन्होंने 4 बार किसके लिए? अपने डाइवर्सिटी जो फाउंड पाए जा रहे थे उनके कंट्री में, उनके देखते हुए उन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन का चेंजेस किया। तो आगे देखते हैं सम एलिमेंट ऑफ द बेल्जियन मॉडल ऑफ एकोमोडेशन। तो कुछ एलिमेंट जो है आपको बेल्जियम मॉडल में क्या क्या चेंजेस थे और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था किस प्रकार का था और किस टाइप का था, उसका जो क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है देखते हैं। तो पहला देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया पहला एलिमेंट में जो क्या था? जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनाया गया, तो प्रिस्क्राइब जो बर्नर किया कॉन्स्टिट्यूशन, द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच मिनिस्टर शुड बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकार बनेगी तो दोनों लैंग्वेज के जो लीडर होंगे, लैंग्वेज के कौन कौन? फ्रेंच और डच के लीडर क्या होंगे? शुड बी इक्वल होंगे। अर्थात इस प्रकार द नो सिंगल पार्टी, नो सिंगल कम्युनिटी या फ्रेंच या आपका डच कोई भी सिंगल टेक डिसीजन यूनिलैटरली, मतलब कि कोई भी पार्टी या कम्युनिटी इस प्रकार से दोनों का संख्या क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होगा। इस प्रकार कोई भी पार्टी एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकती अपने कम्युनिटी के बेनिफिट्स को देखते हुए। और इस प्रकार क्या होगा? जैसे कि आगे नेक्स्ट देखते हैं आपका द पावर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या था? जो पावर वाज गिवन किसको दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिया गया। जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया में आप देखते होंगे कि इंडिया में अलग अलग स्टेट की अलग अलग नीड है, तो अलग अलग फंड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हमारे इंडिया में दिया जाता है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए। तो उसी प्रकार जो पावर जो दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी स्टेट थे आपके बेलोनियन रीजन थे, आपके फ्लेमिश रीजन थे, उनको मतलब कि अपना खुद का पावर दिया गया। दे वेर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि उनकी जो जवाबदेही थी वे अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते थे। जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी वो अपने अकॉर्डिंग मतलब कि वो काम करती थी और वो जवाबदेही नहीं होती थी अपने केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो आगे देखते हैं थर्ड आपका जो क्या है? थर्ड है आपका द ब्रसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए ब्रसेल्स जो आपकी कैपिटल सिटी था किसका? आपका बेल्जियम का। तो उसको भी आपके एक सेपरेट गवर्नमेंट दिया गया पूरे कंट्री से हटकर। जैसे यहाँ का दिल्ली कैपिटल सिटी, तो उसको एक अलग क्या दिया गया? सेपरेट गवर्नमेंट, जहां पर दोनों कम्युनिटी का क्या होगा? जो रिप्रेजेंटेशन होगा, प्रतिनिधित्व लीडर्स होंगे, वहां भी क्या होंगे? इक्वल होंगे और सभी
वहां पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये काफी अच्छे, उनको क्या किया, जो सिटी थी दोनों का, जैसे फ्रेंच और डच के लोगों का, बोथ कम्युनिटीज को क्या होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो इस तरह से देखिए, पहला क्या था, जो प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ द फ्रेंच एंड डच इक्वल। सेकेंड, द स्टेट पावर वाज गिवन, द स्टेट पावर वाज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, देयर वर नॉट सबऑर्डिनेट। थर्ड था, जो ब्रसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट, उनको क्या दिया गया, सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया, जिसमें क्या होगा, इन विच बोथ द कम्युनिटीज, दोनों समुदाय के लोग क्या होंगे, हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोनों का क्या होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आगे देखते हैं इसमें थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तो एक तीसरे प्रकार का आप देखिए, सेंट्रल हो गया आपका, स्टेट गवर्नमेंट हो गया। एक तीसरा थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट क्या बनाया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट, मतलब सामुदायिक सरकार, जिसे कह सकते हैं आप लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो बाय उसका निर्माण किया गया। तो इस गवर्नमेंट के तहत, इस गवर्नमेंट का क्या पावर था, इस गवर्नमेंट हैज पावर टू रिगार्डिंग, किसके बारे में आपका, रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड, जो आपके मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया, जिसके पास क्या पावर था, रिगार्डिंग द कल्चरल, जो सांस्कृतिक आपके और शैक्षिक और आपके लैंग्वेज, जो भाषाई तौर पे अपने अपने क्या होंगे, उनके पास ये पावर था। कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी को लैंग्वेज अलग है, तो वो क्या, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट के तहत उसको राइट होगा अपने लैंग्वेज में काम करने का या उसको बोलने का। जो भी एजुकेशनल, जो उनके रिलीजन या उनके जो कम्युनिटी के लोग चाहते हैं किसी प्रकार का टाइप, जैसे किसी टाइप का काइंड ऑफ एजुकेशनल गेट करना, तो वो कर सकते हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है, मदरसा होते हैं, उर्दू लोग सीखते हैं और आपके बंगाली लैंग्वेज सीखते हैं। तो ये सारे क्या अपने अपने जो संस्कृति, कल्चरल और अपने अपने कल्चरल फेस्टिवल को क्या कर सकते हैं, वो अपने को मतलब कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको मतलब कि एंजॉय कर सकते हैं, अपने कल्चरल और अपने एजुकेशनल और ये सब सारे लैंग्वेज को भी एंजॉय कर सकते हैं फ्रीली। तो इस प्रकार से देखिए, सभी को हमने देखा कि जो आपका बेल्जियम था, बेल्जियम ने सभी के कम्युनिटीज को देखते हुए सभी को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया, सभी के इक्वल राइट्स और सभी कम्युनिटी को बेनिफिट्स के लिए, सबको किसी को कमी कुछ न रहा, उसके अकॉर्डिंग सरकार बनाया। तो लेकिन आगे देखते हैं, ब्रसेल्स वाज चूजन द हेडक्वार्टर फॉर यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन क्या था, तो उस समय जब यूरोपियन में क्या हो रहा था, इंडस्ट्री डेवलप हो रहे थे और भी सारे डेवलपमेंट हो रहे थे, तो सारे जो आसपास के जो यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने अपने कुछ कंट्रीज, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज में मिलकर क्या किया, एक यूनियन का फॉर्मेशन किया। तो जब यूनियन संगठन जब बना, तो उसके लिए क्या चुना गया, जो हेडक्वार्टर था उसको ब्रसेल्स को चुना गया। ब्रसेल्स को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां पे क्या थे, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन था, सभी कम्युनिटी के लोग के सभी को इक्वल वैल्यू दिया जा रहा था। तो इसलिए काफी मतलब कि उसके जो ब्रसेल्स था काफी मतलब इम्पोर्टेंट प्लेस बन चुका था। तो उनके लिए काफी अच्छा माना जा रहा था कि ब्रसेल्स जो है काफी मतलब कि उसका जो एनवायरमेंट है काफी अच्छा है, इसलिए क्या होगा। तो इसमें देखेंगे हम आगे क्या, जो तो इसमें देखिए, द बिसाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो आगे चलिए देखते हैं हम इसमें देखें कि दो कंट्री का भी, बेल्जियम के बारे में देखा और आपने श्रीलंका के बारे में, एक मेजोरिटी के बेसिस पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम करता है और दूसरा है जो अपने एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी को देखते हुए, रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम किया और अमेंड किया, उसके अकॉर्डिंग जब भी उसको चेंजेस की जरूरत पड़ी तो वो करता गया। तो इसमें हमने देखा कि आपके यहाँ पर देखिए, बोथ कंट्रीज क्या था, आपका डेमोक्रेसी था, लेकिन आपके देखिए दोनों का जो डील किया दोनों डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ द पावर शेयरिंग डिफरेंटली, दोनों ने अलग अलग पावर शेयरिंग किया। एक ने किया, जो बेल्जियम में हमने देखा कि द लीडर आर पॉसिबल ओनली, जो लीडर्स थे उन्होंने ये फील किया कि ये पॉसिबल आपका यूनिटी बनाने के लिए, जो कंट्री की यूनिटी मतलब बनाए रखने, सस्टेन करने के लिए क्या आवश्यकता है, यूनिटी ऑफ द कंट्री इज इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी एंड रीजन, रिस्पेक्टिंग द फीलिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड द रीजन। लेकिन आपने देखा दूसरा क्या कि द सच रियलाइजेशन, तो इस तरह से म्यूचुअली एक्सेप्टेबल, तो इस तरह का जो क्या हुआ, इसको स्वीकार किया गया, इस तरह के गवर्नमेंट को स्वीकार किया और ये रन आसानी से चल रहा था, मतलब इसको एक्सेप्टेबल लोगों को, वहां के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, इस तरह के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन वहां बेल्जियम में बनाएंगे। लेकिन फिर जबकि आप श्रीलंका के केस में देखते हैं तो क्या होता है, जो आपका जो प्रेजेंट अस द कॉन्ट्रास्टिंग देखिए, इट शो अस क्या दिखता है, मेजोरिटी कम्युनिटी वांट टू फोर्स, जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी आपकी वांट टू फोर्स, वो क्या करना चाहती थी, बलपूर्वक
आपके इट्स डोमिनेंस ओवर द अदर्स, वो अपना प्रभुत्व, डोमिनेंस, अपना प्रभाव दूसरों पर थोपना चाहती थी, अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहती थी। एंड रिफ्यूज द शेयर पावर, और वो पावर शेयर करने से रिफ्यूज कर गई। एंड इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, जो भारत मतलब देश के एकता के लिए क्या होता है, खतरा का एक क्या होता है, सिग्नल, खतरा होता है, देश की एकता के लिए खतरा साबित हुआ। और वो क्या हुआ, उसमें कंफ्लिक्ट, सिविल वार हो गए और उनपे काफी कंफ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स देखने को हमको मिले। तो इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो ये अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।